Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ और आज आप मुझसे जानेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, जिसे काफी पहले मेंटल रिटार्डेशन से भी जाना जाता था। इसके हिंदी में कई नाम हैं, मानसिक मंदता या फिर बौद्धिक अक्षमता। हम आज आपको बौद्धिक अक्षमता के बारे में विस्तार से समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। मानसिक मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है। ये समस्या बच्चे के विकास वर्षों यानी कि 0 से 18 साल के दौरान प्रकट होती है। अपनी इसी अक्षमता के चलते पीड़ित सामान्य रूप से कार्य करने में भी असमर्थ रहते हैं। ये समस्या जन्म से अथवा बचपन से ही पीड़ित में मौजूद रहती है। इस समस्या के कई कारण होते हैं और इसका असर बेहद कम से बहुत अधिक तक होता है। जो लोग मानसिक रूप से मंद होते हैं उनको कई कार्यों में समस्याएं हो सकती है, जैसे कि किसी के साथ बात करने में, खुद की देखभाल करने में, दैनिक जीवन व्यतीत करने में, सामाजिक कौशल, सामुदायिक संपर्क, खुद का संचालन करना, स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्कूल संबंधित गतिविधियां, खाली समय की गतिविधियां, अन्य काम करना इत्यादि। एक बच्चे में मानसिक मंदता का परीक्षण मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट या बच्चों के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। मानसिक मंदता का कोई इलाज नहीं होता। मानसिक मंदता के रोगियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और डॉक्टर उन्हीं जरूरतों को पूरा करते हुए ये सुनिश्चित करते हैं कि रोगी अधिक से अधिक सीख सके और अपने में मौजूद सक्षमताओं का पूर्ण सदुपयोग कर सके। मानसिक मंदता के प्रकार के बारे में जानते हैं। मानसिक मंदता के 4 मुख्य वर्ग हैं। पीड़ित को इन सभी में से एक स्तर उनके द्वारा मानकीकृत IQ टेस्ट बुद्धि परीक्षण में किए गए प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इसके साथ ही इस बात का भी परीक्षण किया जाता है कि पीड़ित कितनी जल्दी बातचीत करना या सामाजिक तौर पर घुलने मिलने जैसी चीजें सीख पाते हैं। सौम्य या बेहद कम मानसिक मंदता। मानसिक मंदता वाले जिन लोगों के IQ स्तर की अधिकतम संख्या 55 से 69 होती है, उन्हें सौम्य मानसिक मंदता वाला माना जाता है। सौम्य मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों की समस्या का पता अक्सर तब तक नहीं चल पाता जब तक वे अच्छे से अपने स्कूल के वर्षों में ना आ जाएं। वे ज्यादातर अन्य बच्चों की तुलना में चलने, बात करने और खुद खाना खाने में धीमे होते हैं। 4ठी से 6ठी कक्षा के स्तर तक वे पढ़ना व गणित सहित कई व्यावहारिक कौशल सीख लेते हैं। सौम्य मानसिक मंदता से ग्रस्त लोग आमतौर पर सामाजिक व नौकरी संबंधी कार्यों के कौशल सीख लेते हैं और बिना किसी की मदद के अपने आप रह सकते हैं। मध्यम मानसिक मंदता। मानसिक मंदता से पीड़ित लोग वे होते हैं जिनकी IQ 40 से 54 तक होती है। बच्चे जो मध्यम मानसिक मंदता से ग्रस्त होते हैं वे अपनी शारीरिक मांसपेशियों के कार्य या बोलने आदि जैसे कार्य काफी देरी से शुरू कर पाते हैं। हालांकि इन पीड़ितों में उपयोगी एकेडमिक कौशल प्राप्त करने की संभावना तो नहीं होती, लेकिन वे कुछ स्वास्थ्य और सुरक्षा की आदतें, बुनियादी बातचीत और अन्य सामान्य कौशल सीख सकते हैं। वे गणित को पढ़ना व हल करना नहीं सीख सकते। मध्यम मानसिक मंदता से ग्रस्त लोग आमतौर पर अकेले नहीं रह पाते, लेकिन वे कुछ सरल कार्य कर सकते हैं और परिचित स्थानों में अकेले यात्रा कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं गंभीर मानसिक मंदता की तरफ। मानसिक मंदता से ग्रस्त जिन लोगों में न्यूनतम IQ 20 से लेकर 39 तक होता है, उनकी समस्या को गंभीर मानसिक मंदता माना जाता है। उनकी स्थिर की जांच जन्म के समय या उसके बाद कुछ ही समय के भीतर कर ली जाती है। स्कूल जाने की उम्र से पहले ही उनमें मांसपेशियों के कार्यों में देरी और बात करने की क्षमता बहुत ही कम यानी कि या ना के बराबर दिखाई देने लग जाती है। प्रशिक्षण की मदद से वे कुछ स्वयं सहायता कौशल सीख सकते हैं, जैसे कि खुद खाना खाने और स्नान करने के तरीके। आमतौर पर वे बड़े होकर चलने और कुछ बातों को बुनियादी तरीके से समझना सीख लेते हैं। वयस्क होने तक इस गंभीर मानसिक मंदता से ग्रस्त लोग दैनिक दिनचर्या के नियमों का पालन करने और कुछ सरल कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इन वयस्कों को निर्देशित करने की और एक सुरक्षित वातावरण में रहने की आवश्यकता होती है। गहन मानसिक मंदता।
इस मानसिक मंदता से ग्रस्त लोगों में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनके आईक्यू का स्तर 0 से लेकर 24 तक होता है, जिसे गहन मानसिक समस्या माना जाता है। इनकी इस समस्या का पता आमतौर पर इनके जन्म के समय ही चल जाता है और इन बच्चों को नर्सिंग देखभाल में रखने की आवश्यकता होती है। जो बच्चे गहन रूप से मानसिक मंदता का शिकार होते हैं, उनको निरंतर देखरेख में रखने की आवश्यकता होती है। ये बच्चे अपने विकास के सभी पहलुओं में देरी दिखाते हैं। प्रशिक्षण की मदद से ये बच्चे अपनी टांगे, हाथ और जबड़े आदि का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। गहन मानसिक मंदता से ग्रस्त वयस्क थोड़ा बहुत बातचीत करना सीख लेते हैं और हो सकता है कि थोड़ा बहुत चलना भी सीख लें। इस विकार से ग्रस्त लोग खुद का ख्याल रखने में असमर्थ होते हैं और उनको अपने दैनिक जीवन में पूर्ण रूप से सहारे की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। बौद्धिक विकास को प्राप्त करने में इनको विफलता होती है। अपनी उम्र के मुताबिक विकास के लक्षण दिखाने में विफलता, जैसे रेंगना, चलना, बैठना और बात करना आदि। जिज्ञासा में कमी और समस्याओं को हल करने में कठिनाई महसूस होती है। चीजें याद रखने में कठिनाई होती है। स्कूल द्वारा आवश्यक शिक्षा संबंधी मांगों को पूरा करने में असमर्थता दिखाते हैं। बच्चे जैसा व्यवहार रहना, आमतौर पर ये व्यवहार रोगी के उसके बोलने के तरीके से प्रदर्शित होता है। साथ ही सामाजिक नियमों को ना समझ पाना भी इसका एक लक्षण होता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा चलने, बोलने व अन्य मांसपेशियों संबंधी गतिविधियां करने या उन्हें सीखने में देरी कर रहा है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब हम जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में। अगर किसी बच्चे के माता पिता में से कोई या दोनों ही मानसिक मंदता का शिकार है, तो बच्चे में ये स्थिति विकसित होने की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। कभी कभी मानसिक मंदता व्यक्तिगत जीन के बजाय गुणसूत्रों में किसी प्रकार की असामान्यता के कारण भी हो जाती है। गुणसूत्र कोशिकाओं के भीतर न्यूक्लियस में एक धागे जैसी संरचना होती है, जिसमें जीन स्थित होती है। डाउन सिंड्रोम मानसिक मंदता के सबसे सामान्य कारणों में से एक होता है, जो कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्र होने के कारण होता है। मस्तिष्क कुरूपता, जैसे कि माइक्रोसेफेली या फिर हाइड्रोसेफेलस, पोषण की कमी, जैसे कि आयोडीन की कमी का होना, विटामिन B9 की कमी का होना, गंभीर कुपोषण, पदार्थों का दुरुपयोग, जैसे कि शराब, निकोटीन, सिगरेट, कोकेन, हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना, जैसे कि प्रदूषण, भारी धातुएं, हानिकारक ड्रग्स, रेडिएशन, RH इनकम्पैटिबिलिटी। गर्भावस्था की जटिलताएं भी हो सकती हैं। गर्भावस्था में हाई BP का हो जाना, बच्चे के जन्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव का होना, प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, प्रसव के दौरान कठिनाई या जटिलता महसूस करना, समय से बहुत पहले जन्म हो जाना, जन्म के समय बहुत कम वजन का होना, जन्म से दम का घुटना, जन्म के दौरान आघात, मातृक संक्रमण, रुबेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस संक्रमण, सिफिलिस, HIV, मातृ रोग, डायबिटीज यदि माँ डायबिटिक हो, हृदय संबंधी रोग हो, किडनी के रोग हो, नवजात काल, सेप्टिसिमिया, पीलिया, हाइपोग्लाइसीमिया, नियोनेटल कॉन्वल्जन्स, शिशु अवस्था और बचपन में मस्तिष्क के संक्रमण, जैसे कि TB, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सिर में आघात, किसी प्रकार का चोट लगना, दीर्घकालिक रूप से लीड के संपर्क में आना, लंबे समय से गंभीर कुपोषण का शिकार होना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट, गुणसूत्र विकार, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर का सिंड्रोम। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में। कुछ रोगों के खिलाफ टीकाकरण करना, जैसे खसरा और हेपेटाइटिस B आदि। ये टीकाकरण ऐसी कई बीमारियों की रोकथाम करता है जो मानसिक मंदता को विकसित कर सकती है। इसके अलावा सभी बच्चों की बाल चिकित्सा देखभाल के तहत नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक विकास संबंधी जांच जरूर होनी चाहिए। जांच विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको नजरअंदाज कर दिया गया है या जो कुपोषित है, या फिर उन बच्चों के लिए जो ऐसी स्थितियों में रहते हैं जहां रोग फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। PKU और हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए नवजात शिशु की जांच, और अगर ये समस्याएं मिल जाती हैं तो उनका तत्काल उपचार बहुत जरूरी है। ये बीमारियां मानसिक मंदता जैसे विकारों को जल्दी ही ग्रहण कर लेती है, इसलिए इन समस्याओं का इलाज करना मानसिक मंदता की रोकथाम करने का सबसे पहला कदम हो सकता है।
जन्म के समय की अच्छी देखभाल भी मानसिक मंदता की रोकथाम करने में मदद कर सकती है। गर्भवती महिलाओं को शराब आदि पीने के जोखिमों और गर्भावस्था के दौरान अच्छा पोषण लेते रहने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित जरूर किया जाना चाहिए। कुछ प्रकार के टेस्ट जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी आदि ये निर्धारित कर सकते हैं कि गर्भ में भ्रूण सामान्य रूप से विकसित हो रहा है या नहीं। अब फाइनली हम जानते हैं इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के बारे में। मानसिक विकार का उपचार इस बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इस थेरेपी का मुख्य लक्ष्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करना, किसी व्यक्ति के लिए घर व स्कूल आदि में सुरक्षा बनाए रखने में मदद करना और उचित व योग्य जीवन कौशल सिखाना होता है। ऐसे में रोगी से जुड़े समाधान उनकी जरूरतों और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं। इस बीमारी में उपचार का पूर्ण लक्ष्य रोगी की क्षमता को पूरी तरह विकसित करना है। मानसिक मंदता के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करें। इसके बारे में आप जितनी जानकारी प्राप्त करेंगे, आप अपने बच्चे को उतनी ही अच्छे से सहायता कर पाएंगे। अपने बच्चे को ग्रुप की गतिविधियों में शामिल करें, उसको आर्ट क्लास में भर्ती करें या खेल कूद में भाग लेने दें, क्योंकि ऐसी गतिविधियों से बच्चे में सामाजिक कौशल विकसित होता है। अपने बच्चे को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कोशिश करें कि आपका बच्चा नई नई चीजें सीखे और उन्हें खुद करने की कोशिश करे। आवश्यकता पड़ने पर ही बच्चे को मार्गदर्शन दें और अगर वो कुछ अच्छा करता है या कोई नई चीज सीखता है तो उस पर अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। किसी अन्य मानसिक मंदता के ग्रस्त बच्चे के माँ बाप को मिलें और उनसे बातचीत करें। वे आपके लिए सलाह और भावनात्मक समर्थन का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। आपके बच्चे के टीचर से संपर्क बनाए रखें और बच्चे की गतिविधियों में शामिल रहें। ऐसा करने से आप बच्चे की मानसिक स्थिति की प्रगति की जानकारी रख सकेंगे। जो भी बच्चा स्कूल में सीखता है उसका घर पर अभ्यास करवाएं ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। तो आज हमने जाना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, यानी कि मानसिक मंदता। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात होगी, तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।